हेलो फ्रेंड्स। एक टॉपिक अक्सर आप लोग सुनते हैं। एक वक्त के बाद हर बच्चे पे, अगर कोई लड़की है तो तकरीबन 22, 23, 24 साल की उम्र तक, और लड़के हैं तो थोड़ा डिले एज तक, मैरिज का प्रेशर हर किसी पर कभी ना कभी आता ही है एक एज के बाद। वो डिपेंड करता है कि कोई पर्सन टीयर 1 सिटी में है, टीयर 2 में है या टीयर 3। हर जगह की सोसाइटी के हिसाब से चॉइसेस और प्रेफरेंसेस अलग हैं। हर पर्सन की अपनी चॉइस है और अपने प्रेफरेंस हैं। लेकिन उससे थोड़ा आगे जाकर पर्सनल या इंडिविजुअल चॉइस को थोड़ा साइड रखते एक होलिस्टिक वे में समझने का प्रयास करेंगे। एक समाज के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर परिवार की क्या भूमिका है, क्योंकि किसी भी समाज में जब स्वस्थ संबंध होंगे तभी स्वस्थ परिवार निर्मित होंगे। अगर संबंध स्वस्थ नहीं होंगे तो परिवार भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। जब परिवार स्वस्थ होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक ऐसे समाज का निर्माण जहां पर कानून की आवश्यकता न्यूनतम हो, उसी को एक अच्छा समाज कहा जा सकता है। और यदि आपस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है और हर जगह लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है, तो उस समाज के आधारभूत संरचना में या उसकी मौलिक संकल्पना में या फिर उसकी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में ये ध्यान रखें कि मैरिटल स्ट्रक्चर में दो पक्ष आएंगे। एक वो लोग जिनकी शादी करा दी जाती है, एक वो लोग जो अपने इंडिविजुअल डिसीजंस ले पाने में सक्षम होते हैं। तो जब आप इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं तो फिर आपके पर्सपेक्टिव्स पूरी तरह अलग होंगे। और अगर कोई आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने जो भी आपके लिए अच्छा सोचा है वही फैसला होगा। तो अगर आपके हिस्से का फैसला कोई और ले रहा है तो फिर ये वीडियो आगे आपके काम का नहीं है। और यदि आप खुद से फैसला लेने में सक्षम हैं तो फिर संभवतः कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये समझते हैं कि मैरिज का पर्पस क्या है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पेरेंट्स नहीं चुनता है, अपने घर नहीं चुनता, अपने रिश्तेदार नहीं चुनता, लेकिन उसके आगे के जो रिश्ते हैं जो वो समाज में रह करके बनाता है, चाहे वो उसके दोस्त हों, चाहे वो उसके कलीग्स हों, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, या उससे रिलेटेड और भी जो अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप हम सोसाइटी में स्टेब्लिश करते हैं ट्रांजेक्शनल वे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक आपका काम, दूसरा आपका लाइफ पार्टनर। वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप अपने दायरों को सीमित रखना चाहते हैं तो आप मैं से संबंधित लोगों से जुड़ते हैं, मेरा परिवार। लेकिन अगर आप इस दायरे को तोड़ देते हैं और समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाते हैं तो फिर आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिए, क्योंकि समाज कॉन्फ्लिक्ट से बना है, द्वंद्व से बना हुआ है। तो लोग उस द्वंद्व के बीच में जब खुद को अकेले पाते हैं, उस अकेलेपन से बचने के लिए वो किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं फॉर देयर ओन कंफर्ट। तो जो पर्पस ऑफ मैरिज निकल कर आता है वो ये आता है कि हर व्यक्ति एक सुखद जीवन की संकल्पना के आधार पर फैसले लेता है कि मेरा जीवन किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ने के बाद सुखद होगा। अब यहीं पर डिसीजंस चेंज होने लगते हैं कि हर व्यक्ति की जो सुख की परिकल्पना है वो अलग है। किसी व्यक्ति के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए फेम हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए पावर हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए आत्मिक सुख हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए अपने खुद के विस्तार से संबंधित हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए परिवार ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर व्यक्ति के अपने पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होंगे। अब हम उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे।
तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले एक सबसे बड़ा सवाल है कि पर्पस ऑफ मैरिज क्या है और क्या वो फुलफिल हो रहा है। आपने ये सोचा कि किसी एक्स वाई जी पर्सन के साथ जुड़ने के बाद आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगी, अपग्रेड होगी, या इन एनी टर्म्स, अब फिर वही मैं कह रहा हूं कि जिसकी जो चॉइसेस हो, एक यूनिवर्सल बात हो रही है, तो जिसकी भी जो चॉइसेस है उस अकॉर्डिंग आपने सोचा कि मेरी लाइफ बेटर होगी। अगर हो रही है और आप उस डिसीजन में जा रहे हैं तब वो डिसीजन सही है, और अगर वो चीजें आपको दिख रहा है कि आगे सही नहीं होंगी तो वो डिसीजन पूरी तरह फिर वो गलत है। अब इसमें पहले हम बेसिकली समझ लें कि एक इंसान, क्योंकि हम कहते हैं परखने की बात आती है, तो जब परखने की बात है तो कुछ चीजें बहुत मूल हैं जो समझने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं स्वभाव। हम अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, फिर हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति का स्वधर्म क्या है, और किसी व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं। आपने अक्सर लोगों को रैंडम कहते हुए सुना होगा कि उस व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं हैं या उस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हैं। तो ये जो संस्कार शब्द है वो कहां से आ रहा है ये देखने की थोड़ा जरूरत है, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि लाइफ में अगर हम एक इंसान की तुलना कर रहे हैं या एक इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज संस्कार का मतलब है जो भी आपके बॉडी और माइंड के द्वारा एक्यूमुलेट किया जा रहा है, आपकी बॉडी और आपके माइंड के थ्रू जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसे आप मन कह सकते हैं, कभी कभी लोग इसे आत्मा कहने पे उतर आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मन कहना जरूरी है। तो जो भी आपके बुद्धि के द्वारा और जो भी आपके मन के द्वारा आपके पास जा रहा है, जो भी चीज हम रिसीव कर रहे हैं सोसाइटी से, वो हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि बच्चे की जो शुरुआती उम्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति को संस्कार देने के लिए। तो जो एक दायरे हैं उसके हिसाब से हम अपने मन को संस्कारित करने लगते हैं और उसे संस्कार कहते हैं। तो ये जो मन का संस्कारित होना है वो हमारे बॉडी और माइंड पर ही निर्भर कर रहा है। अब संस्कार भी जब देश और काल के संदर्भ में समझेंगे तो ये पूरी तरह से अलग होगा। एक अमेरिका के बच्चे का जो संस्कार होगा और जो एक भारत के बच्चे का संस्कार होगा वो अलग होगा। यहां तक कि अलग अलग धर्मों के बच्चों का संस्कार अलग होगा, यहां तक कि अलग अलग संप्रदाय में पलने वाले बच्चों का संस्कार अलग होगा। तो क्या हम संस्कार में कहते मेरा संस्कार सही तुम्हारा संस्कार गलत? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये समझना है, इसको ज्यादा हम आगे लेके नहीं जाएंगे। देश और काल के संदर्भ में भी चीजें हो सकती हैं, संप्रदाय के संदर्भ में हो सकती हैं, धर्म के संदर्भ में हो सकती हैं, लेकिन संस्कार जरूरी है। मूलभूत रूप से कहा जाता है किसी भी बच्चे की जो 14 से 16 साल तक की उम्र है उसमें किसी भी बच्चे का शरीर और मन सही से संस्कारित होना चाहिए। हालांकि फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष चले जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा। फिर कहीं कहीं अगर आप पढ़ेंगे कि वर्णाश्रम की बात कही गई है तो फिर अलग अलग ढंग से शरीर को संस्कारित करने, मन को संस्कारित करने की सारी बातें कही गई हैं, तो वो पूरी तरह से अलग हैं, उनकी बातें डिफरेंट है। तो बेस लाइन ये है कि संस्कार का इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वो जीवन में लंबे समय में काम आने वाले होते हैं। बेस लाइन पे अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने पे आते हैं। अब इसी को अगर हम उम्र के दायरे में बांध दें और हम किसी चीज को
सीमित दायरे में लेकर के क्यों चलें। हम अगर उसको देखना चाह रहे हैं तो उसको हम और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के चलते हैं। अब हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छे संस्कार दिए गए लगभग लगभग 20 साल तक, और किसी भी कारण से, गलत संगत में आने की वजह से, किसी भी गलत आदत की वजह से, किसी भी चीज से अगर ये संस्कार मान लीजिए 20 से 30 साल में बदल जाए तो क्या होगा। तो भी संभावना कई बार ये होती है कि ये व्यक्ति आगे चल के भी सुधर सकता या सकती है, क्योंकि इसके प्रारंभिक संस्कार अच्छे थे। ये जो बीच में डिफरेंशिएशन आया, ये माहौल की वजह से आया, ये संगत की वजह से आया। दूसरा विकल्प है, कोई एक बार 20 साल तक उसके संस्कार अच्छे रहे और आगे फिर कभी भी वो संस्कार ठीक हुए ही नहीं, क्योंकि माहौल अलग हो गया था। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि किसी के संस्कार बचपन में बहुत अच्छे थे, बाद में खराब हो गए, शुरू में कम ठीक थे, बाद में ठीक हो गए। तो ये बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, आपका माहौल कैसा है। तो जो संस्कार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किससे, आपके इन्वायरमेंट से। और प्रायोरिटी हमेशा वही है कि जिसके संस्कार अगर ठीक है, मूलभूत एक बार ठीक हो गया, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर एक बार सेटल हो गई तो सारे वैल्यू सिस्टम अपने आप अलाइन हो जाए। ये तो मैंने एक एक्सेप्शनल वे में जाकर के बात को कहा है, जरूरी नहीं है कि आप इसको पकड़ें। बेस लाइन पे बात इतनी है कि एक व्यक्ति के संस्कार अगर ठीक है, संस्कार से मतलब उसके व्यवहार और बाकी सारी चीजों से, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज को लेकर के पर्टिकुलर संस्कार को देखें। संस्कार कई चीजों से बनते हैं, अगर वो ठीक है तो लंबे समय में वो व्यक्ति, उसका सर्वाइवल स्किल्स बेटर होगा। अब हम आते हैं स्वभाव। अक्सर एक बात होती है, कैरेक्टर अलग चीज है, बिहेवियर अलग चीज है। कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहेवियरल एस्पेक्ट ऐसा है जिसपे कहीं पे भी सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय यही है। स्वभाव का मतलब ये है, पहले तो इसको हम कर लें, स्वधन भाव। इसका सिंपल सा मतलब है, भाव से इमोशन से मतलब नहीं है, इमोशन डिफरेंट चीज हो जाएगी। हिंदी के शब्द में समझें, भावना से ही एक कहीं ना कहीं ये अपने को एसोसिएट करते हैं। भाव से मतलब है जो आपके पल पल बदलते रहते हैं प्रति क्षण, और जब यही स्टेगनेंट हो जाता है, एक सीधी रेखा में आ जाता है, तो इसी को फिर हम क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञता भी कह सकते हैं। सामान्य तौर पर यह संभव नहीं है, क्योंकि आपका लॉस होगा तो आपको बुरा लगेगा, प्रॉफिट होगा अच्छा लगेगा, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सारे इमोशंस हर व्यक्ति में होंगे, उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति कैसा होगा। ईर्ष्या होना आम बात है, सब में होती है। एक लेवल ऑफ जेलेसी हो सकती है, किसी का घर देख के, किसी की गाड़ी देख के, किसी का अच्छा रिलेशनशिप देख के, अपने ही पार्टनर को किसी और के साथ देख के, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके। लेकिन अगर वो कंट्रोल में है तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही चीज पीक लेवल पे चली जाएगी, अति सर्वत्र वर्जित, तो फिर वही नुकसान करने लगे। फिर वो कोई भी हो, भावना हो, अगर कोई भी इमोशंस अनकंट्रोल्ड स्टेट में जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो एक दिन में एक व्यक्ति हजारों भाव से गुजरता है, और वो जितना ज्यादा अपने भाव को नियंत्रित करने में सक्षम होने लगता है, उसका जीवन उतना ज्यादा शांत होता चला जाता है। चित्त की जो दशा है, चित्त की जो दशा है वो आपके भाव पर निर्भर करती है। अगर आप हर 10 मिनट में कुछ भी सोचते रहेंगे, कभी आप अच्छा सोच रहे हैं, खराब सोच रहे हैं, फिर अच्छा सोच रहे हैं, फिर खराब सोच रहे हैं, किसी के बारे में एक्सट्रीम में सोच रहे हैं, किसी का एकदम खराब सोच रहे हैं, ये जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ये क्या करेगा, एक ओवर थिंकिंग का लूप क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके विचार बार बार भाव से मैच कर रहे हैं। क्योंकि इमोशंस की जो लाइन है वो थॉट की लाइन के साथ रन करती है। आपने इमोशनल एस्पेक्ट में किसी के लिए खराब सोचा, आपके पास थॉट आया, वो थॉट फ्यूल करेगा, और वो थॉट कई थॉट्स से कनेक्ट होता चला जाएगा। और जब मल्टीपल थॉट्स होते चले जाएंगे तो फिर आप एक ऐसा लूप क्रिएट कर देंगे कि वो बनाया आप ही का है, लेकिन उसमें आप
फंस जाएंगे। फिर वहीं से आप बात करने लगते हैं सत्व की, रज की और तम की। ये कोई ऐसे गुण नहीं है कि किसी एक में ये वाला गुण है, किसी एक में। हम कहाँ फंस जाते हैं, किसी एक व्यक्ति को किसी एक फ्रेम में आइडेंटिफाई करने लगते हैं, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे वो कोई आपके मेंटर हो, चाहे वो कोई आपके आदर्श हो, आइडल हो। तो आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं खामी होगी, हर व्यक्ति में होगी। ऐसा नहीं कोई होगा कि उसमें सिर्फ अच्छाइयां हैं तो हम कहते हैं ये सब तो गुण के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये ऐसी बात है कि आप किसी को ऐसे पेडेस्टल पे बिठा रहे हैं कि जिस पेडेस्टल के बाद आप उन्हें नीचे देख नहीं पाएंगे। ये उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करना है और अपने मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी है। आपने किसी व्यक्ति को एक इमेज में बांध दिया कि ये व्यक्ति ऐसा है या ऐसी है। अब वो इमेज अच्छी है या बुरी, जैसे ही आपने इमेज में बांधा तो आपके सारे जो इमोशंस और थॉट्स हैं उसके प्रति जो डायरेक्ट होंगे वो एकदम डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि वन साइडेड होंगे और धीरे धीरे आप बायस हो जाएंगे। लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है? क्योंकि हमने उसके बारे में सारे नेगेटिव थॉट्स बना लिए। तो अब वो दुनिया में कोई भी अच्छा काम करे हमें नहीं दिखता। हमने ये मान लिया बुरा है तो बुरा है, या फिर हमने किसी व्यक्ति के प्रति अच्छा विचार बना लिया, तब ये आदमी हमें अच्छा ही दिखेगा चाहे जितना ये बुरा कर ले। तो ये क्या है, वन साइडेड हमारे थॉट्स होते हैं। पर एक्चुअल रियलिटी क्या है, हर पर्सन ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होता है, ग्रे शेड होता है। क्यों? हर व्यक्ति में अच्छाई भी है, बुराई भी है। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसमें सिर्फ अच्छाई हो, मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसमें सिर्फ बुराई हो। हर व्यक्ति कहीं मध्यम में प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो भाव हमारे हैं जो पल पल परिवर्तित होते हैं, अगर यही यही सकारात्मकता के साथ हैं तो ये आपको लंबी दूरी में एक स्टैग्नेंट फेज प्रोवाइड करेंगे, और यही अगर नेगेटिव चले गए तो ये लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने का काम करते हैं। अब आते हैं स्वधर्म। इस स्वधर्म का निर्माण कैसे होगा? इसीलिए स्वभाव से किसी भी व्यक्ति की हैबिट्स डिसाइड हो जाती हैं। अगर किसी के भाव बार बार बदल रहे हैं, उसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, या फिर हर बात पे वो गलत रिप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बनेगी, और वही हैबिट क्या होगी, आपको बीमारियों की तरफ धकेल देगी। आधे से ज्यादा, या मैं कहूंगा मोर देन 60-70% लोग रिलेशनशिप में जाने के बाद अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैरिज में बात करूं, आधे से ज्यादा लोगों को बीपी, शुगर और बाकी चीजों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनके घर की जो इंटरनल स्टेट है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहती है। और जब घर के अंदर लड़ाई होगी तो आपके मेंटल लेवल पे भी कॉन्फ्लिक्ट सामने नजर आएंगे, और जब वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं तो वही फिर आपको किसी न किसी डिजीज के तौर पर मिलने लगते हैं। क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत सी टेंशन होती हैं। आपकी एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर की जिम्मेदारी है, खर्चे हैं, सारी चीजें हैं, ऊपर से आपके पार्टनर से अगर नहीं बन रही हो, तालमेल नहीं है, तो फिर वो सारी चीजें क्या होंगी, एक जगह इकट्ठी होंगी, वो दोनों तरफ को बर्डन करेंगी। क्योंकि एक पर्सन जैसे ही डैमेज होगा वो दूसरे को भी करेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं, इसीलिए लोग देखकर, सोचकर, समझकर चलते हैं। तो जो स्वभाव है उससे स्वधर्म बनने लगता है। स्वधर्म का मतलब, जैसे आप कहेंगे किसी की एक आदत है, चाहे वो माता पिता के पांव छूने हो, या विनम्रता से बात करना हो, या चीजों को देखना समझना हो, या बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हो, या फिर धीरे धीरे इसी तरह मातृ ऋण हो, पितृ ऋण हो, जीवन की अन्य जिम्मेदारियां हो, वो सारी चीजें कैसे बनती चली जाती हैं, संस्कार, स्वभाव सबको मिला के स्वधर्म हो जाता है। स्वभाव क्या है, मौसम की तरह है, पल प्रतिपल बदल रहा है। कोई भी व्यक्ति का स्वभाव आप नहीं कहेंगे स्टैग्नेंट होगा। जो भी लोग पार्टनर्स हैं वो जानते होंगे कि दिन भर में कितने तरह के मूड स्विंग्स वो फेस करते हैं। और स्वधर्म क्या है, जब वही चीज आदतों में धीरे धीरे इस तरह रच बस जाए कि वो आपका एक तरह से इनेट नेचर हो जाए, कि किसी व्यक्ति को देख के आप किसी भी लड़के लड़की को कहें कि यार ये व्यक्ति तो अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है। क्यों? आपका जो एक नेचर है वो वैसा ही आपने बना लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका फर्क पड़ता है। और जब आपको स्वधर्म पता हो गया कि मेरा स्वधर्म कैसा है, तो फिर आपको अपनी लाइफ में जॉब में भी दिक्कत नहीं होगी, और आपको अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ पार्टनर भी दिक्कत
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अपने स्वधर्म को पहचान लिया। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसे ये पता चल गया कि ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरा स्वभाव है, अब मुझे यहीं पर रहना है। शिक्षा का प्रचार प्रसार मेरे लिए जीवन की एक आदत है। अब उसी में शिक्षा, सारी शिक्षा आती है, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी, राजनैतिक भी, प्रशासनिक भी, उसमें फिर आपका एकेडमिक्स भी। तो वो शिक्षा का क्षेत्र अपने आप में बहुत बृहद है क्योंकि वो ज्ञान से संबंधित। तो किसी व्यक्ति को अपना स्वधर्म पता चल गया। ये थे एक फंडामेंटल्स जिससे आप किसी भी पर्सन को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ये फंडामेंटल्स है। अब हम आते हैं एक्चुअल सवाल पे। इन रियलिटी अगर आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज, तो इसके दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका आएगा एक्सटर्नल, दूसरा पार्ट आपका आएगा इंटरनल। डिपेंड करता है कि किसकी क्या चॉइसेस हैं और कौन कहां जाने वाला है। बात यह है कि हर जगह हर एक पर्सन एक कंपोजिट अमाउंट है। एक इस तरह से समझिए कि अगर आपने चार ऑप्शंस ले लिए, ए, बी, सी, डी, और आपने इस हिसाब से रख लिया नेचर, हैबिट, बिहेवियर, फाइनेंस, कल्चर आब्लिक सोसाइटी आब्लिक, जो भी आपने अपने पैरामीटर्स रख लिए। अब एक ही पैरामीटर्स में आपने देखा कि दो के पास वो चीज है, तीसरे के पास नहीं है, चौथे के पास है। और जब आपने अंत में ये बनाया तो आपके पास एक कैलकुलेशन आएगा कि आपने एक्चुअल में क्या चूज किया है। ये सिंपल सी बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, ये हर पर्सन का अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति इस जजमेंट के दायरे में आता ही आता है। कोई ऐसा नहीं है कि ना आए। उसकी शर्त सिर्फ एक ही है, सोसाइटी लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिवाइड हो जाए। लव मैरिज एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर लोग सामने वाले की कमियां नहीं देखते हैं क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन वो भी वहीं देखने को मिलेगा जहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और एक हद तक कोई ना कोई एक पक्ष कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में चला जाएगा क्योंकि वहां पर कैलकुलेशंस नहीं है। मतलब कॉम्प्रोमाइज गलत वर्ड है। एक व्यक्ति अपनी खुद को दांव पर लगाकर या अपनी खुद की चीजों को पीछे रख के सामने वाले को कुछ देने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल वर्ड इज सैक्रिफाइस नॉट कॉम्प्रोमाइज। दो में से एक लोग सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। सोसाइटी ने व्यवस्था बनाई अरेंज मैरिज। अरेंज का मतलब क्या था? फैमिलीज का सेटअप अरेंज होना, कुल, गोत्र, जो भी चीजें धार्मिक एस्पेक्ट में जो भी चीजें हैं उनको मैनेज करना, फाइनेंशियल स्टेटस और सेटअप मैनेज करना। अरेंज का मतलब था कि जीवन के हर पहलू को देखा और उनको व्यवस्थित किया और उसके बाद निर्णय लिया। बस यही डिफरेंस था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। और अब जिसकी बात है जो इंडिविजुअलिटी पर डिपेंड है, क्योंकि कल्चर हमारा ऐसे बदला कि पहले हम संयुक्त परिवार से धीरे धीरे एकल परिवार में आए। अब एकल परिवार से निकल के हम कहा जा रहे हैं? व्यक्तिवाद की तरफ, इंडिविजुअलिटी की तरफ। जैसे यूएस वगैरह में आज का जो कल्चर है वो कहां पर है? इंडिविजुअलिटी। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन टर्म्स ऑफ लाइफ, बट इफ यू वांट टू लिव इन अ ग्रुप देयर इज नो सच थिंग एज इंडिविजुअलिटी। अगर आप परिवार के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ का आधा हिस्सा दूसरों पे जाने वाला है, क्योंकि आप जैसे ही प्रोक्रिएशन मेथड या उसमें जा रहे हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप ये तय कर रहे हैं कि मैं अपना जीवन दूसरे को या दूसरे के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से समर्पित होकर के बिताऊंगा या बिताऊंगी। इसे आप और थोड़ा आगे समझ लीजिए। जो सोसाइटल वे में
चेंज आया है। पहले जो हम लोगों के पेरेंट्स रहे हैं, मतलब जो तकरीबन हम लोग जो भी 90s के हैं, 2000 के हैं, पेरेंट्स की लाइफ कैसी थी? वो कुछ ऐसी थी कि उनके पास 20 या 30 साल तक की लाइफ अपनी थी। उसके बाद वो एक डबल लाइफ स्टैंडर्ड पे जीते थे। अगर आप उनसे पूछें कि मान लीजिए किसी के ABC किड्स हैं, पहले के जो लोगों के जीवन जीने की शैली थी उसमें क्या परिवर्तन है, जितना मैं विश्लेषण कर पा रहा हूं, जो भी हमसे पिछली पीढ़ी रही, जो भी माता पिता रहे या जो भी उस उम्र के लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी 20 साल से लेके 30 साल के बीच में जब भी जिसकी शादी हुई अपने को मैरिटल वे में सेटल कर लिया। और जब उन्होंने खुद को मैरिटल वे में सेटल कर लिया और उसके बाद यहां से उनके अपने बच्चे हुए, तो उन्होंने एक दोहरी जिंदगी जीनी शुरू की। उनकी खुद की लाइफ के सक्सेस तो मैटर करते थे, लेकिन उसके बाद उनका आधे से ज्यादा समय यहां जाता था। 1 2 3 जो भी जिसके किड्स रहे या जैसे भी रहे, उनका जो टाइम था, जो एनर्जी, जो एफर्ट्स, वो यहाँ पर जाने लगा। एक वक्त के बाद अगर आप किसी 40 या 50 साल के व्यक्ति से मिलेंगे तो उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि मेरे बच्चे इस क्लास में हैं, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे यहाँ जा रहे हैं, ये हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं। उनके पास बहुत सारे कैलकुलेशन। नई जनरेशन जिसने इंडिविजुअलिटी की बात की है, इंडिविजुअलिटी कहां पर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, मैं बस उसे डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूं 2 लेवल पे। तो इंडिविजुअलिटी कह रही है, ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, ये जो हम लोग की नई जनरेशन में आए हैं, इनका कहना है कि हमारी जो जिंदगी है, इवन आई वॉन्ट टू एंजॉय इन माई 20s, आई वॉन्ट टू एंजॉय इन माई 30s, I want to enjoy and live my life in 40s, and I want to see each and everything in my 50s। इंडिविजुअलिटी में और एकल परिवार में ये डिफरेंस। संयुक्त तो परिवार तो सबको पता होगा कि जब घर में 3 4 भाई रहते थे, एक भाई भी कमाता था तो बाकी लोगों का घर भी चल जाता था। फिर धीरे धीरे घरों में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गई कि आप ही क्यों कमा के सबको खिलाएंगे, आपकी ही क्यों जिम्मेदारी है। जो भी आप कह सकते हैं, मैं विमेन को ही नहीं कहूंगा, मेन को भी कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स हुआ कि मैं कमा रहा हूं, दे रहा हूं, मेरे बच्चों को कम मिल रहा है। जिस भी तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे पूरी सोसाइटी में, किसी एक के साथ नहीं हो रहा था, पूरी सोसाइटी में जब वो डायनामिक्स चेंज हुए तो हम एकल परिवार पर आ गए। एकल परिवार से मतलब है हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। अब उसमें बुजुर्गों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। पहले जब 3 4 भाई रहते थे, उनकी अपनी वाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है जब 3 4 फैमिलीज हैं तो माँ आपस में इधर उधर मदर फादर मैनेज हो जाते थे। अब जब हम एकल परिवार में आए, धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हुई, तो जहां पर एक बच्चे हैं तो वहां वृद्धों की स्थिति क्या होगी, कि उन्हीं एक को संभालना है। अगर नहीं संभालेंगे तो क्या होगा। जो हमारे देश का डेमोग्राफी ट्रांजिशन है जो बन रहा है, वो कर्व, उसमें वृद्धों की स्थिति क्या है, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं उनकी स्थिति क्या है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। सरकार की क्या स्कीम्स हैं, राज्य से उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरह का जीवन है, रिटायरमेंट के बाद उनके पास फैसिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि जो उम्मीद थी कि आगे की पीढ़ी संभालेगी, वो उम्मीद, अगर जिनके बच्चे अच्छे हैं, लायक हैं, संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं संभाल रहे, पहले तो ऑप्शन था कि 2 3 बच्चे थे, पेरेंट्स किसी न किसी 2 3 में से एक अच्छा एक बुरा काम चल जाता था। अब ज्यादातर लोगों के पास एक ऑप्शन है, कुछ के पास एक का ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या सिचुएशन ओल्ड एज पे आएगी, ये भी एक सवाल है। अब उसके आगे आते हैं, तो ये जो इंडिविजुअलिटी वाली बात है, ये अब सोसाइटी में डेवलप होने लगी, क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना है। हमसे पहले की जो पीढ़ी रही है, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह एक ही स्थिति है, हर सिटीज के हिसाब से अलग स्थिति। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सब अगर Tier 1 सिटीज में तो सब खराबी है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, वहां पर भी ऐसा कल्चर है। पर जो एक बेसिक नॉर्म्स चेंज हो रहा है, यूएस में आज क्या है, यूएस में इंडिविजुअल राइट्स पे बात हो रही है। अब इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव राइट्स में डिफरेंस आ जाएगा, सोसाइटल एस्पेक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, फिर आगे जाकर के देखेंगे।
तो इंडिविजुअलिटी कह रही है कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी जीनी। जो पिछली पीढ़ी थी, जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी रही, जो हमारे मदर फादर रहे, उन्होंने एक वक्त के बाद हम पर टाइम ज्यादा दिया। या फिर एक वक्त के बाद अगर आप किसी 40 या 50 इयर्स ओल्ड पर्सन से मिलेंगे तो आपको लगेगा जैसे इनकी लाइफ कुछ है ही नहीं। मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देयर ओन अचीवमेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर किड्स, कि बच्चों ने ये किया, वहां पे गए थे, रेसिंग में ये मिल गया, कंपटीशन में ये हो गया, स्कूल में ये हो गया, अब आगे ये चल रहा है। तो सोसाइटी के जो डिस्कशंस भी हैं उनके कहां पर जा रहे थे, अपने बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी जीने के बाद का जो टाइम है पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर रहे थे दूसरों पर। दूसरे मतलब अपने ही किड्स पर, अपनी फैमिलीज पर, लेकिन उनकी जिंदगी के माध्यम से वो खुद को देख रहे थे। अगर मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो जीवन का समय है, जो भी वो अपने जीवन में कर पाए, जो भी बने, जिस भी नौकरी में, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि उनका पूरा जोर इस बात पे रहता है कि उनके बच्चे क्या करियर ऑप्ट करेंगे, या अगर वो अपने करियर में एक्सेल कर रहे हैं तो उनके एक्सीलेंस से इनको खुशी होती। ये क्या था, दूसरों से एक्यूमुलेशन या इंक्लूजन था अपनी ही फैमिली को लेकर के। लेकिन जब इंडिविजुअलिटी आना शुरू हुई, जिस रेंज में हम आ गए हैं, इंडिविजुअलिटी बोल रही है आई वांट टू एंजॉय माय ओन लाइफ। तो जब आप अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट यू डोंट हैव टाइम टू गिव टू योर फर्दर, जो भी आपके अगली जनरेशन होगी उन लोगों के पास कम से कम समय होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक पेरेंटल इशू भी जनरेट कर रहा है सोसाइटी में, जो समय के साथ आगे देखने को मिलेगा। तो ये एक रैंडम सा एनालिसिस है। ठीक उसी तरह हर इंसान का अपना एक अकाउंट बन जाता है कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। अकाउंट इन द सेंस ऑफ कि आप किसी भी पर्सन को देख रहे हैं, उसमें कुछ अच्छाई होगी कुछ बुराई होगी। आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दो पर्सन के बीच, आप किन चीजों तक डील कर पाएंगे, किन चीजों को इग्नोर कर पाएंगे, किन चीजों के साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्या चीजें गुडनेस के साथ आ रही हैं, क्या चीजें हैं जो खराब है, वो सारे एक आप कैलकुलेशन कहें जो भी कहें कह सकते हैं। अब वापस से लौटते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं डीप एनालिसिस में। जरूरी नहीं है कि कोई कुछ भी देखे, कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब फैसले लेने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। लेकिन एक डीप एनालिसिस है कि ये स्ट्रक्चरल वे में ऐसा हो सकता है। लोग कभी कभी बड़ा हड़बड़ी में डिसीजन लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म फैसला है। अगर मैं कहूं कि आपको कुछ दांव खेलने हैं, आपके जीवन भर की कमाई आपके अकाउंट में है, अब आपको दांव खेलना है, और अगले 1 घंटे में अगर आप वो गेम हार जाते हैं तो आपने जीवन में जो कुछ बनाया है आप सब हार जाएंगे। तो क्या आप वो गेम रैंडमली खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। इसीलिए जिसको पता है कि अगर वो इस डोमेन में इंटर कर रहा या रही है, और उन्हें पता है कि यहां से या तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कोई भी व्यक्ति रैंडमनेस के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज कि पेशेंस के साथ साथ एक फियर एक्टिवेट होगा। फियर क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि सामने वाले को पता है कि गलत स्टेप लिया तो सारी चीजें गलत अपने आप चली जाएंगी। एनीवेज, वो तो डिसीजन मेकिंग पे बात हो गई। अब बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आप उसे सोसाइटी भी कह सकते हैं, आप उसे कल्चर कहना चाहें कह लीजिए। कई जगह लोग एस्ट्रोलॉजी के पीछे पड़ जाते हैं, और कई जगह स्टेटस कह सकते हैं। सबकी अपनी चॉइसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्या सही है क्या गलत है, ये अपनी हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है। वो अभी जो मैंने कहा कि हर व्यक्ति का एक अलग टाइप का अकाउंट है, कौन किसको चूज कर रहा है ये वो जाने। क्योंकि अंत में ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऑप्शन है कि ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, कोई कुछ भी चूज करे, या तो वो रिग्रेट करेगा या फिर वो खुश होगा, तो ही ऑप्शन है। इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, अगर इंटरकास्ट मैरिज सोसाइटी में होती है
तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज की तरफ से बुरी तरह से दबाव झेलना पड़ता है। डिसरिस्पेक्ट भी आएगा, तरह तरह के ताने भी सुनने को मिलेंगे, हो सकता है कि बायकॉट भी किया जाए, हो सकता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाया जाए। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि एटलीस्ट इंटरकास्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि या तो फिर आप ऐसी सोसाइटी में हैं जहां कास्ट के रिकॉग्निशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। ये सोसाइटल इशू है, पर्सनल इशू नहीं है। इसमें भी दो चीजें खुल जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि किसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। सोसाइटी में अगर आप बात कर रहे हैं इंटरकास्ट, तो इसमें एक फैक्टर इंडिविजुअल है, एक सोसाइटल है। इंडिविजुअल में ये डिपेंड करता है कि मैं क्या मानता हूं, लेकिन मेरे किसी चीज को मानने से अच्छा या बुरा समाज उसे अच्छा या बुरा डिक्लेयर नहीं करेगा। हो सकता है इंडिविजुअली मैं कोई डिसीजन ले लूं लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो। फिर मैं कह रहा हूं एक्सेप्टेंस मैटर नहीं करेगा तब तक जब तक आपकी इकोनॉमी सोसाइटी पर डिपेंड ना हो। अब पता चला बाजार में आपने एक गल्ले की दुकान थी और आपने ऐसा कोई स्टेप ले लिया कि लोगों ने आपकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया, तब आप क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे? तो इसीलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ। वो एक अलग चीज है, कई बार लोग कहेंगे हम सोसाइटी को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि आपके पास सोसाइटी से डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा होता तो फिर आप उसकी चिंता करते। तो ये फर्क है, यहाँ चिंता का मतलब डायरेक्टली ट्रांजेक्शन से है। अगेन एस्ट्रोलॉजी को लेकर के लोग लंबी बातें करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप कितना भी कर लें लेकिन जीवन के भविष्य को कुछ भी तय नहीं कर सकते। किसी को नहीं पता कि आगे चीजें क्या होंगी। स्टेटस, अगेन वही बात है कि इकोनॉमिक फैक्टर में किसने अपने लिए क्या सोचा है, कौन क्या देख रहा है, वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि कौन क्या करने वाला है, उसके अपने जो भी थॉट प्रोसेस है। बाकी मैं ये कहूंगा सोसाइटी पूरी ट्रांजैक्शनल है। चीजें यहाँ दोनों तरफ से काम करती हैं। लोग अक्सर दहेज का नाम लेते हैं, पर लड़की वाले जब लड़के वाले के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो उसकी औकात पूछते हैं, उसके बाद उसके घर का साइज देखते हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, उससे ज्यादा उसके पिता के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी भी क्या सोर्स ऑफ इनकम रही है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या होल्डिंग्स है। अब आजकल तो दौर वो है कि लोग शेयर मार्केट से लेके अकाउंट से लेके सब चेक करने के पीछे लगे रहते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि कौन सही है कौन गलत है। जब अपनी ही बेटी की शादी है तो वो चीज बुरी लगती है, लेकिन अपने ही बेटे की शादी है तो वो चीज अच्छी लगती है। तो ये मानव स्वभाव है, दोहराव है। आप इसे गलत कहें सही कहें, डाउरी का सिर्फ एक ही शब्द में एक ही अंत है कि आपकी हिम्मत है तो योग्य लड़की से आप मांगकर दिखा दीजिए। समाज में कोई लड़की आईएएस है, पीसीएस है, जज है, किसी अच्छे पोस्ट पे है, तो आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी ने जाके उससे डाउरी मांगी। तो इसका सिंपल सा मतलब, चाहे वो टीचर ही हो, क्लर्क ही हो, और भी किसी भी ग्रेड पे हो, तो डाउरी का सिंपल सा मतलब है कि कोई अपनी अयोग्यता छुपा रहा है। सुनने में ये कड़वा लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं से कंपनसेशन दिया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि जहां पर भी लड़की योग्य है वहां पर डाउरी शब्द नहीं लगता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए डाउरी को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है लड़कियों की शिक्षा। जो जितना शिक्षित है वो उस हिसाब से अपने लेवल पर डील करने में सक्षम है। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स नेगोशिएबल होते हैं हमेशा। आप इनको नेगोशिएट करके अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो नॉन नेगोशिएबल होते हैं, क्यों होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इसे हम मेंटल हेल्थ से जोड़ करके देख सकते हैं। इसे और आगे लेकर के चले जाएं तो हम इसे हैबिट्स कह सकते हैं, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, स्वधर्म की और संस्कार की। तो साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, इमोशंस भी कह सकते हैं, पर्सनल लाइफ कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, पर्सनैलिटी कह सकते हैं। उसके बाद डे टू डे हैबिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
सुबह उठने से लेकर रात तक में जो भी एक्टिविटी आपके पार्टनर की होगी, चाहे वो मेन हो या वीमेन हो, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके ऊपर आना ही आना है। आप उसे नहीं रोक पाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं रोका जा सकता। तो जो जिसके भी साथ आप रह रहे हैं, उस हिसाब से आपकी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू होगी। आपकी मेंटेलिटी वैसी ही बनती चली जाएगी। आप किस व्यक्ति से किस तरह की बात कर रहे हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपको लेके अपलिफ्ट कर रहा है या वो नीचे लेकर के जा रहा है, उसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है ये मैटर करता है। वो आपकी लाइफ में कनेक्ट होके आपको अपलिफ्ट कर रहा है या नीचे को खींच रहा है। वो खुद प्लेजर सीख करके आपको डाउनफॉल करा रहा है या वो आपको ऊपर उठा रहा है या उठा रही है। दोनों तरफ से, दोनों जेंडर पे लागू होगा। तो इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी हो, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस हो, इन टर्म्स ऑफ नेचर हो, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर हो, जो कि डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि जिस दिन ये चीजें गड़बड़ा गई, इंटरनल एस्पेक्ट गड़बड़ाया, कहते हैं ना किसी भी जहाज को आप तभी डुबो सकते हैं जब उसमें अंदर से छीन, तो फिर वो उसे बचा पाना मुश्किल है। तो ये इंटरनल लेवल पे है, जो किसी भी ह्यूमन की जो इनेट पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, हमारे समाज में आज भी चीजें ऐसी होती हैं कि किसी को पैसा ऑफर हुआ, उन्होंने शादी कर ली, किसी ने सुंदरता देख ली, शादी कर ली। तो आई एम नॉट सेइंग कि क्या सही है क्या गलत है, पर लॉन्ग टर्म में उसके अपने रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अलग हैं जो नेगोशिएबल है, पर इंटरनल फैक्टर्स जो लंबे समय में लोगों को प्रभावित करेंगे। और इन्हीं इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कुछ लोग होते हैं नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरे को नीचे गिरा के मजा आता है। टेंडेंसी क्या है, कुछ लोग अपलिफ्ट करके खुश होते हैं, कुछ लोग नीचे गिरा के खुश होते हैं। कुछ लोगों को मजा आता है आपके साथ गलत करने में। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ पड़ गए, वो सैडिस्ट होते हैं। बिहेवियर से उनका बिहेवियर ही सैडिस्टिक होता है। आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए पर उनको मजा आएगा आपके साथ गलत करने में। तो अगर सैडिस्टिक बिहेवियर है तो भी फिर मामला गड़बड़ है। लॉन्ग टर्म में आप नहीं जा पाएंगे और पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी न किसी तरह की डिजीज होना तय है। क्यों? क्योंकि जब इंटरनल लेवल पे चीजें गड़बड़ होंगी तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अल्टीमेटली बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी हेल्थ अपने आप खराब रहेगी, क्योंकि इंटरनल लेवल पर चीजें ठीक नहीं है। और यही मैकेनिज्म अगर आपको ल्यूब्रिकेट करने का काम कर रहा है तो फिर आप इजीली आगे जा पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने अपना रिलेशनशिप कैसा बना रखा है। इसीलिए इन सब के बाद, ये तो किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए और ये किसी व्यक्ति के आसपास के सोसाइटल फैक्टर्स हो गए। इन दोनों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है फैमिली। दोनों तरफ की, ऐसा नहीं है अगर लड़के के कोई भी हो, लड़का या लड़की, उनके माता पिता का संबंध जैसा है, सेम वैसा ही मैरिटल स्ट्रक्चर अब जनरेट होगा। अगर किसी की मदर एब्यूजिव है फादर के लिए, इन टर्म्स ऑफ वोकल, इन टर्म्स ऑफ वर्बल, तो सेम नेचर वही देखने को मिलेगा इधर भी रिलेशन। इसके अपोजिट किसी के फादर अगर किसी की मदर के साथ एब्यूज करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, किसी भी तरह की गलत हैबिट है, या ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कुछ भी, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लड़के के साथ देखने को मिलेंगे। तो जो रिलेशनशिप का जो स्ट्रक्चर है वो सीधे नीचे आएगा। फिर उसके बाद आते हैं कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर मेन के लिए प्रॉब्लम ज्यादा है, बाकी विमेन के लिए अभी इशू, क्योंकि लॉज हैं तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन है, मेन के लिए अभी तक लॉज नहीं है, उस पर बाद में सेपरेट वे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस पूरे को कंक्लूड किया जाए किसी भी पर्सन के कंटेक्स्ट में कि आप किसे चूज करते हैं, तो आपको एक रूम पार्टनर चाहिए, एक अच्छा रूम पार्टनर जिसके साथ आप अपना रूम शेयर कर पाए। Then after you have to think about your physical, emotional, mental, psychological, financial, family and all kind of stuff. तो आपको एक अच्छा रूम पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपको टिल डेथ जाना है। और मेरा पर्सनल सजेशन है, किसी के साथ भी कनेक्ट होने से पहले एटलीस्ट साल या 2 साल का समय स्पेंड करिए उस व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए। रश में मत जाइए, हड़बड़ी में मत जाइए, भागते हुए फैसले लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। और अगर कोई ब्लाइंड
लेवल की, मतलब किसी तरह से आपको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन से आपको ब्लाइंड किया जा रहा है, तो लंबे टर्म में वो चीजें अपने आप खराब हो जाएंगी। तो हड़बड़ी में जाएं आप, 2 साल रिश्ता चलाएं और फिर तोड़ दें, इससे अच्छा है टेक योर टाइम। आई एम नॉट सेइंग इन अ रॉन्ग वे, मतलब जो भी कल्चर्ड वे में, जो भी मर्यादित तरीके हैं, ना केवल अपने पार्टनर को बल्कि पार्टनर के पेरेंट्स से भी एक लेवल की बॉन्डिंग क्रिएट करें, क्योंकि जब लोगों को जुड़ना होता है तब तक उनका व्यवहार अच्छा होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, व्यवहार सामने आना शुरू होने लगता है कि एक्चुअल में किसी का बिहेवियर कैसा है। और मैं फिर कहूंगा, पार्टनर से ज्यादा उनके पेरेंट्स से थोड़ा बॉन्डिंग बनाइए, थोड़ा समय स्पेंड कीजिए। अगर आप उनको सही से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका बिहेवियर देख रहे हैं, अपने पार्टनर को भी जान रहे हैं, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में हैं, वो दौर नहीं है कि आए बैठे देखा काम हो गया, वो दौर जा चुका है। टेक्निकली जब आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं तब, तो किसी को अच्छे से बिहेवियर के एस्पेक्ट में, नेचर के एस्पेक्ट में जो चीजें आप एक हद तक जान सकते हैं, बाकी किसी को भी आप पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाद में क्या हिडन चीजें आपके सामने आ जाएंगी। जब तक लोगों को कनेक्ट होना होगा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वीटनेस होगी, प्रेजेंटनेस होगी, सब कुछ होगा, बट ऑल ऑफ सडन जैसे ही सारी चीजें फिक्स होंगी, ये दो धुरी बन के सामने आ जाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान वाली स्थिति। और आपस में फिर जो लड़ाई और जो घमासान होता है, उसके बाद फिर कहने की जरूरत नहीं है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस बुरे रहे हों, ऐसा नहीं कुछ के अच्छे भी रहे होंगे। तो एट द एंड हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी की अगर फोन में 4 घंटे बात करने की आदत है, तो वो तो ले डूबेगा, ये तय है। इंफॉर्मेशन लाइफ का की एस्पेक्ट है। अगर वो इंफॉर्मेशन सही उद्देश्य और नियत से ट्रांसफॉर्म की जा रही है, तो वो बहुत एक हायर लेवल पर प्रोग्रेस क्रिएट करेगा। और वही इंफॉर्मेशन अगर गलत इंटेंशन के साथ प्रमोट की जा रही है, तो भरोसा रखिए, बड़ी से बड़ी इमारत हो वो ढह जाएगी। अगर गलत इंटेंट से इंफॉर्मेशन प्रमोट हो रही है, तो वो बड़ी से बड़ी इमारत है, उसको गिरना है, कोई नहीं बचा सकता, वो चाहे जितनी बड़ी संरचना हो, चाहे जितनी बड़ी नींव हो। इसीलिए इंफॉर्मेशन बहुत की एस्पेक्ट होता है किसी भी चीज। तो एंड में मैं बस इतना ही कंक्लूड करूंगा कि कोई भी पर्सन है, अगर वो पार्टनर चुन रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें एक रूम पार्टनर चाहिए लंबे समय के लिए, जिससे उनकी लाइफ हैम्पर ना हो। एटलीस्ट 2 साल का समय लें समझने के लिए, पार्टनर को भी और उनके पेरेंट्स को भी प्रॉपर विजिट करें, प्रॉपर देखें, प्रॉपर जानें, समझें, रश में ना रहें, किसी तरह के इमोशनल और बाकी तरह के इंटेंगलमेंट ना क्रिएट करें, क्योंकि अगर आप क्रिएट करेंगे देन यू हैव टू पे, सिंपल सी बात है। आप क्रिएट करेंगे तो फिर आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करने के लिए तैयार होना। तो टेक योर टाइम, डोंट गो इन अ रश कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाना है। आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से देखिए, समझिए, पर्सन से ज्यादा उसके पेरेंट्स को भी ऑब्जर्व करिए, पर्सन को तो देखिए ही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैबिट्स आएंगी ही। और कोई गलत लगे तो चुपचाप अपना रास्ता नापिए, सिंपल सी बात है। तो जो भी अपना रूम पार्टनर हो, देख के सही से चुने।